Now it is. Okay, students, today we are starting with theory of demand, and this is lecture 1 for under microeconomics. It's very interesting chapter. आपको अपनी practical life से relate करने के लिए मौका मिलेगा, because as a consumer you are demanding goods and services. Okay, as a consumer आप हर बार goods and services demand करते हो. चलो, वाई प्राइस फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर. एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि आज जो आप चीज खरीद रहे हो, आने वाले साल में उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, आने वाले साल में उसका प्राइस कम भी हो सकता है. तो ये क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिमांड एज वेल एज सप्लाई इन द मार्केट. इनको बोला जाता है मार्केट फोर्सेस. अब जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसके प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे? सिंपल क्वेश्चन. जिस चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस अल्टीमेटली बढ़ेंगे. सो एवरीथिंग हैज अ अपोजिट इफेक्ट. समटाइम्स क्या बोला इसमें, समटाइम्स प्राइस राइजेस, ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, प्राइसेस फॉल. तो ये जो प्राइस फॉल और राइज है, तो उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? इकोनॉमिक्स यूज द मॉडल ऑफ व्हाट, डिमांड एज वेल एज सप्लाई. जो मैंने अभी बताया आपको, that these two are known as what? These two are known as the market forces. क्या बोलेंगे भैया इनको हम? मार्केट में फोर्सेस हैं. एक तो डिमांड है और एक तो सप्लाई. हम दोनों ही पढ़ेंगे. हमारे पास सप्लाई चैप्टर भी है अपकमिंग में. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई. पर अभी अपन पहले डिमांड से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला, हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन consumer demand and producer supply determines the price of product. See, मैंने अभी ये क्या बोला कि demand भी और supply, they both are market forces and according to them only we decide the price. अब एक चीज, अब सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो उसके प्राइसेस कम होते हैं कि बढ़े हुए होते हैं? बढ़ जाते, कम हो जाते सर. कम हो जाते हैं ना. ज्यादा सप्लाई में क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसके प्राइस अपना ड्रॉप क्यों होंगे? तो इसका अपोजिट तो डिमांड में, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी तो प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं. तो दी बोथ मार्केट फोर्सेस हैव देयर इफेक्ट. Okay, so how consumer will demand and how the producer will supply, it will help you to understand the price of the product. Microeconomics को बोला जाता है theory of price determination also. क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है बेटा, उसमें हम प्राइस ही डिटरमाइन करेंगे कि कैसे मार्केट सिस्टम में प्राइस डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन. Why do rose cost more on Valentine's Day than during the rest of the year? क्यों भैया 14 फरवरी जैसे आती है, अपन अगर रोज लेने जाएं किसी के लिए तो अल्टीमेटली कॉस्ट क्या हो जाती है? बड़ी भी होती है, कम होती है? बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है अरमान? तूने कभी खरीदा मतलब? क्योंकि उसकी, नहीं सर. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा. ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड, व्हाई डज द डिमांड फॉर कार्स फॉल्स व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज? अब दोनों अलग अलग चीजें. हाँ, पेट्रोल अलग है और कार अलग है. आज अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो गया तो कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट हुआ? कार की डिमांड अपने आप कम हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों हम बोलते हैं, दीज आगे जाकर पता चलेगा, दीज टू आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्या बोलते हैं इन्हें हम? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनको हम एक साथ यूज करते हैं. तो जो गुड्स एक साथ यूज किए जाते हैं उनकी डिमांड अपने आपस में, विच विल नोन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट. मतलब एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, बिकॉज दीज आर दी गुड्स विच आर डिमांडेड कॉम्प्लीमेंट्री, या इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन, why do the demand for juice increases when the price of coke rises? क्यों भैया? अब जैसे पेप्सी और कोका कोला के प्राइसेस बढ़ गए तो जूस की डिमांड बढ़ जाती है. अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, ये दोनों है सब्स्टिट्यूट गुड्स. या तो मुझे पेप्सी मिल जाए, या तो मैं किस पे काम करा लूंगा, या तो मुझे कोई ऑरेंज जूस मिल जाए. सो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या इफेक्ट होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल स्टडी व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये तो ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो आंसर टू दीज क्वेश्चन कैन बी बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर स्टडिंग दिस chapter. Okay,
चलो अब आ जाते हैं Yes, सबसे पहला ये 4 कॉन्सेप्ट, नीड, वांट, डिमांड एंड डिजायर। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनको आपको समझना चाहिए। फर्स्ट इज नीड, वांट, डिजायर एंड डिमांड। अब एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नीड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आज मुझे जरूरत है तो मुझे उसकी नीड है, सो आई हैव टू नीड। सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ फूड, बिना फूड के मैं नहीं रह सकता बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। शेल्टर, क्लॉथिंग, सो ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो इनकी नीड होती है, इनकी डिमांड नहीं होती है। क्या बोलेगा इन वर्ड के साथ, क्या क्या एसोसिएट होगा? क्या मैं इनको डिमांड करूंगा कि need, क्या मैं इनकी नीड करूंगा? I will no sir, need need, these things need, for my survival. So need किससे associated है बेटा? Need associated with, किससे एसोसिएटेड है अरुणा? survival, सर्वाइवल। सो नीड वर्ड जब भी आप यूज करोगे उसको हम डिमांड से कंपेयर नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं आई एम डिमांडिंग फूड, आई एम डिमांडिंग शेल्टर, आई एम डिमांडिंग क्लोथिंग। अरे मैं डिमांड उस चीज को करूंगा जो आगे जाके मेरा डिजायर बनेगी, लेकिन ये तो मेरा डिजायर नहीं, ये तो मेरे को चाहिए ना। आई नीड फूड, आई नीड शेल्टर, आई नीड क्लोथिंग्स, दैट इज वर्ड नीड। अब वांट किससे yes sir, एसोसिएटेड है? वांट्स आर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जैसे आज बर्गर खाने का मेरा मन था, वो मेरा नीड नहीं है। बर्गर खाने की मेरी इच्छा थी, दैट वाज माय वांट। आइसक्रीम खाने की मेरी इच्छा थी, पिज्जा खाने की मेरी इच्छा थी। तो दीज आर माय वांट्स, दीज आर नॉट माय नीड। नीड इज अ फूड जो घर पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी वांट अलग है कि आई वांट दिस, आई वांट आइसक्रीम, आई वांट बर्गर, आई वांट पिज्जा। सो वांट किससे एसोसिएटेड है? हैप्पीनेस से। happiness, नीड किससे एसोसिएट था? नीड वॉज survival, एसोसिएटेड विद सर्वाइवल एंड survival, वांट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? वांट इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलरली happiness, हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजायर, डिजायर मतलब ये चीज मुझे चाहिए। टेक फॉर द एग्जांपल, आई नीड टू हैव अ डिजायर टू गो फॉर अ हॉलीडे अब्रॉड। ये मेरा डिजायर है, ठीक है, बट क्या ये अचीव हो गया क्या? no sir, दूसरा डिजायर मेरे को है कि आई नीड अ लग्जरी कार। मैंने सोचा कि अरे आज बैठेंगे ऑडी कार में, आज बैठेंगे पर्टिकुलरली लैम्बोर्गिनी में, एंड देन वी विल एंजॉय अ गुड राइड। दीज आर डिजायर्स। ओके, क्या ये डिमांड है क्या? no sir, क्यों इसको हम डिमांड क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज यू डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर। Okay, see, demand is very much associated with will as well as the purchasing power capacity. अगर आप ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप किसी भी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजायर एंड कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ओके, अभी तक अपन ने नीड समझ लिया, वांट समझ लिया, डिजायर समझ लिया। अब अपन डिमांड के पास पहुंचे। तो यहाँ पे बोल रहा है Mr. X wants to buy a car but have no money. Willing and able, willing but not able to buy. क्या ये डिमांड होगी क्या? no sir, desire, It will be desire. Very good. Second, Mr. Y has money but does not want to buy. उसके पास पैसा तो है लेकिन वो कार ही नहीं चाहिए उसे। Able but yes sir, not willing to buy, तो ये भी क्या डिमांड बनेगी क्या? no sir, इट विल ऑल्सो बी नॉट बी डिमांड। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है पर मुझे वो चीज ही नहीं चाहिए, तो मैं उसे क्यों परचेस करूं? मेरे को वो पसंद ही नहीं है। थर्ड आ जाता है मिस्टर जेड इज विलिंग एज वेल एज हैविंग मनी। तो क्या हो जाएगा? sir, wants, वांट नहीं, ये डिमांड हो ही जाएगी। वांट इज फॉर हैप्पीनेस। सी, वांट को डिजायर से एसोसिएट मत कर। वांट तो तेरे अपने पर्टिकुलरली इट वाज इन योर परचेजिंग पावर। सी, सपोज आई एम डिमांडिंग बर्गर, तो आई डिमांडेड, आई वांटेड, दैट मींस द सेम। बट क्यों? क्योंकि वो हमारे परचेजिंग पावर में है। अगर वो चीज मेरे परचेजिंग पावर में नहीं है तो उसको बोलते हैं हम डिजायर। Are you getting this? That is desire. yes sir, But if that thing is in my capability, suppose मेरा desire ये है कि मैं कार परचेज करनी है, तो desire plus purchasing power will give me what? This will give me demand. Is this clear? yes sir,
मतलब क्या होना चाहिए, डिजायर के साथ साथ परचेजिंग पावर एज वेल एज विलिंगनेस, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर होने से मतलब नहीं है आपको वो खरीदना भी है। आई बात समझ में? सो यस थ्री सर। थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड कि कोई भी चीज एकदम से डिमांड नहीं बनती जब तक हम उसको विलिंगली परचेज करना नहीं चाहें और हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं हो। ओके, चलो, here is the difference between demand and desire. If it is the desire of person backed by the ability and willingness to pay, आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? It is the desire of a person backed by the ability मतलब purchasing power, purchasing power के बाद and willingness to pay। क्या बोला कि भैया यस ही शुड एबल टू विलिंगलेसली पे। डिजायर, इट इज द विश और विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू गेट समथिंग विदाउट द एबिलिटी टू बाय, मतलब मेरे सिर्फ सपनों में वो रह गया बिकॉज मैं उसे परचेज नहीं कर पाऊंगा एज आई डू नॉट हैव द परचेजिंग परचेज पावर। पावर। इज दिस क्लियर? आया यस सर। डिमांड एंड डिजायर समझ में? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिमांड एंड डिजायर, लेट अस सी द definition of demand. What is the definition of demand? As you can see, demand definition is quantity of a commodity that consumer is willing and able to buy. Word याद हो गया? अब word याद हो गया होगा। Quantity of a commodity that consumer is willing as well as able to buy at a particular price during a given period of time. सिंपल। कोई इस डेफिनेशन में डाउट? यस सर। अब आगे बढ़ जाएं तो क्या लिखा है बेटा? डिमांड मींस इफेक्टिव डिमांड backed by, क्या backed by? Let us understand which it is backed by. Demand means effective demand backed by first willingness to pay and second here time period and ability to pay. See, time period ही measure करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आज सोच रहा हूँ लेकिन मैं कल खरीदने गया तो कल उसके अलग ही प्राइस आ गए। होता है ना कि आज मैंने सोचा Yes, sir. सोचा सोचा पर ये आपने उस टाइम पीरियड में खरीदा ही नहीं तो वो डिमांड में कन्वर्ट कैसे होगा? So you have to give a specific time period also. Okay, quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a particular price during a given period of time. Okay, as I told you, demand means effective demand. अगर क्या होगा? Willingness to pay, time period, as I told you, हर जगह टाइम बदला तो हो सकता है प्राइस बदल जाएगा, and last is ability to pay, that is your purchasing power. Now moving further is demand for coke has been increased, फिर उसके बाद price of coke has fallen, price of Pepsi has increased and income has increased. ये सारे के सारे क्या हैं? These are some of the elements which are affecting the demand. Okay, now we will study one by one that how these elements are affecting the demand. अब उससे पहले we will understand what is demand function. ठीक है, आज से अपन पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन। इट इज सिंपली अ रिलेशनशिप, क्योंकि फंक्शन है। ओके, सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब दो टाइप के होते हैं भैया, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो एक इंडिविजुअल पे फोकस करेगा, और एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शंस होंगे? अगेन दो टाइप के फंक्शंस होंगे, एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक हो गया मार्केट डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल के ऊपर बेस रहेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल इट विल अफेक्ट, एंड जो मार्केट है वो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज या फिर ऊपर नीचे होगा। नाउ moving further, as I can say here is first is individual demand function. तो simply ऐसे मैंने बोला था इंडिविजुअल पे फोकस है, तो यहाँ पे डेफिनेशन as you can read, relationship between individual demand of a commodity and its various determinants, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर that are individually affected। अब इसके अंदर ये डिनोटेशन होता है, इसको हम एक्सप्रेशन वाइज ऐसे लिखते हैं, डरो मत, ये मैथ्स नहीं समझा रहा हूँ, इट इज जस्ट अ equation which is given. So dx is demand,
अब ये एफ का साइन आपको हमेशा आगे भी याद आएगा, एफ इज डिनोटिंग अ फंक्शन। तो ये बता रहा है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी जो है ना वो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो है प्राइस, होती है कि नहीं होती है? प्राइस पे यस डिपेंडेंट है कि सर। डिमांड, क्योंकि आज अगर ज्यादा प्राइस है तो मैं कम डिमांड करूंगा, लेकिन कम प्राइस होगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी डिमांड ज्यादा डिमांड। बढ़ा दूंगा। फिर दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब इसके अंदर बताऊंगा रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। देन कमिंग इज इनकम। क्या किसी की इनकम डिमांड को अफेक्ट करती है क्या? नो सर। क्यों? अगर आज तेरी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या अपनी डिमांड कम करेगा कि डिक्रीज इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करो तो इनकम इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर डिमांड ना। नेक्स्ट इज टेस्ट यस। एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। अभी सपोज रेनी सीजन चल रहा है तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ज्यादा होंगे, आई विल परचेज फॉर अम्ब्रेला एंड फॉर रेन कोट। तो ये सब चीजें हम क्यों परचेज करेंगे? बिकॉज माई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स देम आर मोर। अब जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? वुलन क्लोथ्स पे। इसीलिए वुलन आपके क्लोथ्स। वो पर्टिकुलरली इन इंदौर नियर कलेक्टेड एक पूरा मेला लगता है वुलन क्लोथ्स का। क्यों? उसी वक्त क्यों लगता है? पूरे साल भर क्यों नहीं लगता है? वाई? क्योंकि बिकॉज सर ऑन उधर दैट पीरियड, बिकॉज एट दैट मोमेंट ओनली हमको उनकी सेल मिलेगी, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ जाता है। तीसरा और सबसे लास्ट, दैट इज योर फिफ्थ वन, expectations of consumers. Now what are the expectations of consumers that we'll be able to understand in the upcoming slide. अब एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहला क्या बोला कि भैया सबसे पहला, अब चलो उसके अलावा मार्केट डिमांड फंक्शन भी आपके सामने। अब देखो मार्केट के अंदर अभी पूरा इंडिविजुअल आ गया, ये अभी इंडिविजुअल समझा था, पी एक्स पी आर वाई टी और ई यस देखा सर। था। ये यस इंडिविजुअल सर। क्या मैं बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल मार्केट का पार्ट है। यस सर। इंडिविजुअल इज अ नैरो टर्म एंड इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। ये जो मार्केट। वाईडी और एन है बेटा, ये वाईडी और एन मार्केट के एक्सटेंशंस हैं। मार्केट में ये भी आएंगे और वाईडी और एन भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देखो वही चीज वापस अब आ गई, जो नीचे वाले नए आए हैं वो मैं बता दूं। वाई अगर यस इनकम सर। है तो वाईडी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, वाई अगर इनकम यस। बताया था, इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो वाईडी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। एन इज व्हाट? एन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन साइज। उससे भी डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंज्यूमर कम हुए तो यस डिमांड सर। भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कम। अब आ जाते हैं बेसिकली व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे अच्छा लॉ। सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपको लॉ की बारे में बोला जाए तो यहाँ पे एक चीज बोलती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये है वर्ड सेटेरिस पैरिबिस। इसका मीनिंग वर्ड है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये आया था एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटेरिस पैरिबिस। बच्चे बोले कि हमसे इंग्लिश पूछ रहे हो कि इकोनॉमिक्स पूछ रहे हो। तो मैंने कहा भैया सेटेरिस पैरिबस मैंने पढ़ाया है, मैंने एग्जाम में भी समझाया है। सेटेरिस पैरिबस हमेशा बहुत बार आएगा, अभी जितने भी लॉ पढ़ोगे ना उसमें आगे लिखा होगा सेटेरिस पैरिबस। उनको इतना नहीं लिखना पूछता है, वो बोलते हैं कि अदर थिंग्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेटेरिस पैरिबस। तो याद रखना सेटेरिस पैरिबस क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल द डिमांड विल राइज और वाइसा वर्सा, मतलब there is inverse relationship between price and demand. अब वो अदर थिंग्स हैं कौन सी? वो अदर थिंग्स वो सारी हैं जो अभी अपन ने मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में देखा। अब याद करो अपने पास जो फंक्शन का क्राइटेरिया था उसमें याद करो dx था, फिर दिया हुआ था px, फिर दिया हुआ था pr, फिर दिया हुआ था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, फिर दिया हुआ था एक्सपेक्टेशन, फिर दिया हुआ था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में दिया हुआ था एन, दैट इज पॉपुलेशन साइज। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे सिर्फ लॉ किससे रिलेटेड है? पी एक्स से रिलेटेड है, दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये सारे के सारे फैक्टर्स फिर क्या रहेंगे? क्या रहेंगे सारे के सारे अदर फैक्टर्स? कांस्टेंट। क्या रहेंगे सारे के सारे अदर फैक्टर्स? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब क्या चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मान के चल मैंने कमोडिटी मानी, सपोज टेक द एग्जांपल पेन।
तो पेन मेरी कमोडिटी है, तो सिर्फ पेन के ही प्राइजेस में चेंज होना आना चाहिए, उसके साथ जो यूज होते हैं उनके प्राइजेस में कुछ भी चेंज, जो रिलेटेड गुड उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सी इकोनॉमिक्स व्हेन यू आर स्टडीइंग इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो ये हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ। क्या बोल सकता हूँ, अपन ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद आ रहा है? यस सर। लॉ ऑफ यस डीएमयू सर। क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे कंजम्पशन करता जाऊंगा एमयू क्या होता जाएगा, फॉल होता इंक्रीज। जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने एक लॉ बना दिया कि भैया प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और यहाँ पे आपको ये अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? अब बच्चे बोल रहे भैया आपने Yes. कभी अजम्पशन बताया है नहीं। अरे अजम्पशंस तो ये सामने ही तो है, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, वो अदर थिंग्स लिख लो। कौन कौन सी अदर थिंग्स हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अदर थिंग है, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी अदर थिंग्स हैं। अब जो बोल रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है, तो उसको और अच्छे से समझे कि जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड विल फॉल, एंड अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। एज यू कैन सी इन दी पर्टिकुलर पावर एंड प्रेजेंटेशन कि नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। मतलब दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव रिलेशन। अब इसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो भैया 6 रुपए पे मैं डिमांड कितना कर रहा था, कितना डिमांड कर रहा था, 80 सर 80। 80 6 पे मैं कितना डिमांड कर रहा हूँ, 80। 8 रुपीज पे जैसे ही प्राइस आया मेरी डिमांड कहां से हो गई, 80 से किस पे आ गई, 60। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है कि नहीं? यस सर। अब वहीं 6 से अगर 4 आ जाएं मतलब प्राइस कम हुआ तो मेरी डिमांड कहां से शिफ्ट हो गई, 80 से 100 के पास आ गई। यस सर। अगेन लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल और नॉट। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं डिमांड कर्व। इसका जो हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करा इसको बोलेंगे क्या हम, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है भैया, डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अब व्हाट इज डिमांड शेड्यूल भैया, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो जैसे अब यहाँ पे आप टेबल बना लेते हैं, पहले तो उसकी लेबलिंग कर लो, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। नॉर्मली हम एक्स पे क्या लेते हैं बेटा, क्वांटिटी, एंड वाई पे क्या लेंगे हम, प्राइस। और इसको लेबल कर दो डीडी, दैट इज योर डिमांड कर्व। अब अगर मुझे टेबल बनाना हो तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना सकता हूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस ऑफ एक्स, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया क्यू एक्स। तो जब प्राइस 8 था तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, जब प्राइस 8 था तब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी थी 60। फिर जब प्राइस 6 था तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 80 सर 80। फिर वही जब प्राइस 4 हो गया तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई आपकी, 100। सो दिस इज द पर्टिकुलर टेबल, एक टेबल बना दिया मैंने। तो इसको क्या बोलूंगा, दिस विल बी नोन एज डिमांड टेबल, या इसको बोल सकते हैं हम डिमांड शेड्यूल। क्या शेड्यूल बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होगा डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो उसको अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दिया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डिमांड कर्व। ओके, डिमांड कर्व इज क्लियर, लॉ ऑफ डिमांड इज क्लियर। नाउ डिमांड शेड्यूल एंड देन वी विल एंड अप विद द डिमांड कर्व आल्सो। जैसे अभी मैंने बोला कि डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, क्या होता है शेड्यूल का मतलब, सर वो जो टेबल। सो उसकी अगर आपको डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल, सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब ऐसा टेबल जो ये शो करे कि कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है एट डिफरेंट प्राइसेस। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज।
तो डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे 8 6 4 2 क्या हो रही है क्वांटिटी डिक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव की पॉजिटिव रिलेशन सर नेगेटिव नेगेटिव। सो डिमांड शेड्यूल जब भी बनाओ तुम अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मुझको यही टेबल बनाना है। यू कैन ऑल्सो रिलेट इट बाय योर सेल्फ कि भैया मेरे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी क्या करूंगा डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज। दैट इज व्हाट डिमांड शेड्यूल। और अभी जैसे मैंने बोला, हाँ बेटा बोलो। सर उसका फिर एक क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपके पास आएगा, वी विल टेल यू अबाउट द प्रैक्टिकल। अभी डिमांड के प्रैक्टिकल कैसे होंगे आई विल टेल यू। नाउ कमिंग टू इज द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है अभी बताया था। डिमांड कर्व इज व्हाट सर डिमांड कर्व इज द शेड्यूल द ग्राफ demand curve is a graphical representation of demand schedule showing relationship between price and demand। जैसे देखो यहाँ पे बेटा प्राइस दिख रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड। अगेन एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने प्राइस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने एक्स एक्सिस पे सॉरी मैंने लिया क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे लिया प्राइस। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करा मैंने प्लॉटिंग कर दी डी सी बी ए। जो आपके ये पॉइंट्स मैंने प्लॉटिंग कर ली तो इनको मैंने ज्वाइन करा तो जो मेरे पास डिमांड कर्व आया उसको बोला मैंने डी डी। क्या बोला मैंने डिमांड कर्व। डी सो दिस इज द डिमांड कर्व। So today's lecture we are ending on this note only. I hope you are able to understand. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.